में इश्क खोजता है। एक शख्स है जो बयान देता है कि जब कोई नहीं बचेगा, त्रिवेदी भी नहीं बचेगा, तब भी लिखने वाले, सत्ता की आंख में आंख डालकर लिखने वाले बचेंगे। वरुण ग्रोवर बचेगा। त्रिवेदी को द्विवेदी कर देते। अच्छा, द्विवेदी कर देते तो थोड़ा धर्म संकट में आ जाते ना। दोस्तों को ऐसे नहीं फंसाना चाहिए तहखाने में। वरुण, पहला सवाल नितांत व्यक्तिगत सवाल। हम पत्रकारों से कभी कभी पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाता होगा शायद, डर नहीं लगता? सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब ये सवाल पूछा जाता है कि डरने वाली क्या बात है। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं दिख रहा, जो आपको दिख रहा है कि डरने लोकतंत्र है। है मुझे बहुत भरोसा है इस लोकतंत्र पे, इस देश की डाइवर्सिटी पे। मुझे भरोसा है इस चीज़ पे कि जो आपने बोल दिया और जो आपने लिख दिया वो मिट नहीं सकता, और खास करके अगर वो सच है तो वो मिट नहीं सकता। गोली जो है उसकी एक कमज़ोरी है, बंदूक की जो गोली है ना, उसकी कमज़ोरी ये है कि उसमें टाइम मशीन नहीं लगी हुई है। वो जो लिखा हुआ है उसको मिटा नहीं सकती है पीछे जाके, बल्कि उसे और गाढ़ा कर देती है। तो डर, मुझे लगता है कि डर जैसी चीज़ को दिमाग में आने भी नहीं देना चाहिए। और ख़ास करके मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो प्रिविलेज है। ऑफ कोर्स सबके पास वो प्रिविलेज नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो डर के अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज़ वैसे भी कभी नहीं सुनी जा रही थी, और इस समय अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो उनको किसी खांचे में उठा के रखा जाता है जिससे कि और आवाज़ उनकी कम हो जाती है। मेरे पास वो प्रिविलेज है क्योंकि मैं हिंदू हूँ, अपर कास्ट हूँ, पुरुष हूँ, मेल। और ये सारी चीज़ें इस समय हिंदुस्तान में सत्ता का एक तरह से पर्याय हैं, ये तीनों चीज़ें। और मैं उन तीनों खानों में बैठा हुआ हूँ। और आप बीटेक वाला हैं? हाँ, ऊपर से बीटेक तो छोड़ दिया। खैर, किसने बताया था कि बहुत स्कोप है? बीटेक असल में क्या होता है ना, बचपन में, खास करके उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा सच है ये। मैं लखनऊ में था उस समय, और उससे पहले देहरादून में था। तो आप 12th के बाद क्या करेंगे ये आप नहीं तय करते, आपका मोहल्ला तय करता है। तो मोहल्ला जो कर रहा होता है आप वो करने लगते हैं। आप सोचते भी नहीं हैं कि क्या मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मैं ये करने लायक हूँ, या क्या सच में इसमें मुझे खुशी मिले, ये सब नहीं सोचा जाता है। उस समय ये होता है कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप साइंस ले लीजिए, साइंस में अच्छा कर रहे हैं, आईआईटी की कोचिंग चले जाइए, कोचिंग में जो भी आपको रैंक मिल जाएगा साल के अंत में, जो भी आप परीक्षाएँ देंगे, और जो रैंक आ जाए उसमें वो काउंसलिंग में जाइए। वहाँ पे भी जाके आप पूछिए कि नौकरी किस ब्रांच में अच्छी मिलती है। आपको ये नहीं जानना है कि आपको कौन सी इंजीनियरिंग करनी है, आपको जानना है, हर जगह जगह जाके हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि भैया नौकरी कौन सी ब्रांच में मिलती है। जैसे कि नौकरी ही जीवन का सब कुछ है, जो उस समय लगता था। 12वीं में बच्चों को डरा दिया। हमको क्या पता नौकरी के अलावा भी दुनिया में कितने और गम हैं, वो सब नहीं पता था। और करते करते वो एक चलता जाता है। जब आप पहुंच जाते हैं इंजीनियरिंग में, तब अचानक से एक दिन आपको लगता है कि अच्छा, जीवन तो अब शुरू हुआ है, अब मैं सोचना शुरू करता हूं कि मैं कौन हूं, क्या करना चाहता हूं। वो वहां से फिर शुरू हुआ, और फिर वहां से एक दूसरी गली, दूसरा दरवाजा खुला और हम उसमें चल दिए। भटक गए, बिदक गए, संवर गए। केंद्रीय विद्यालय के लिए हमारे एक मित्र ने बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की थी। बोले, साहब इनकी स्थिति बड़ी अजीब है। हिंदी मीडियम वालों को लगता है कि इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, और इंग्लिश मीडियम कहते हैं कि ये तो हिंदी वाले हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल से केंद्रीय विद्यालय वाले अगर यहाँ हैं तो बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है एक तो डाइवर्सिटी, जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, वो केंद्रीय विद्यालय में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि एक तरह का फीस स्ट्रक्चर जो है उसमें सब आ सकते हैं, जो हर इनकम ग्रुप के लोग आ सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय उस तरह का भी नहीं है कि कोई
किसी भी एक जो हिंदुस्तान में क्रिश्चियन स्कूल भी हैं और कुछ ऐसे जो हिंदू स्कूल भी हैं और कुछ मदरसे भी हैं, सरस्वती विद्या मंदिर, हाँ सरस्वती। तो केंद्रीय विद्यालय में एक तो उस तरह की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बहुत ही ओपन है उस तरह से, हर तरह के, हर धर्म के, हर क्या बोलें उसको, आय वर्ग के लोग आते हैं। और दूसरा है कि वहाँ पे खेलने का बहुत समय होता है। ये आप किसी भी, आप फर्स्ट हाफ में आप किसी टीचर को नहीं बोल सकते, इंटरवल से पहले आप नहीं बोल सकते कि हमको गेम्स की छुट्टी दे दो, इंटरवल के बाद हर टीचर को बोल सकते हैं और हर टीचर उसको बड़ी इज्जत से मानता है। वो पूछता है कि अच्छा आप क्या करेंगे, हम बोलते थे कि हम क्रिकेट खेलेंगे, वो बोलते थे सिर्फ क्रिकेट ही खेलोगे ना, हम बोलते थे हाँ जी, तो वो बोलते थे ठीक है जाइए। कई बार होता था बाहर नहीं जा सकते तो वो बोलते थे अच्छा तो क्या करोगे, बाहर नहीं जा सकते, बाहर ऑलरेडी ग्राउंड में चार क्लासें हैं जिनको क्रिकेट खेलने की आज़ादी मिल गई, वहाँ जगह नहीं है, फिर प्रिंसिपल हम पे चढ़ेंगे। तो हम बोलते थे अच्छा हम क्लास में अंताक्षरी खेल लें, तो वो मान जाते थे। तो इतना ओपन सिस्टम जो है, मुझे लगता है कि उससे, क्योंकि पढ़ाई तो सब कर ही रहे हैं भाई, पढ़ाई में कौन सा आपने कुछ कर लिया। अंताक्षरी जीवन में मुझे लगता है ज़्यादा सिखा गई मुझे, जितना वो स्कूल की मैथ्स या फिजिक्स सिखाती, उससे ज़्यादा मज़ा अंताक्षरी में आया। सारे गाने मैंने रट लिए, अंताक्षरी में था, हम लोग इतने पारंगत हो गए थे कि मुखड़े तो फिर सबको आते ही थे, फिर हमने सोचा अंतरों की अंताक्षरी खेलते हैं। तो अब वहाँ पहुँच गए, केंद्रीय विद्यालय की वजह से अंतरों की अंताक्षरी खेलनी शुरू की, पूरे पूरे गाने रटने शुरू किए, जो मेरी तरह मेरा मानना है कि मैं जो आज लिरिक्स लिखता हूँ उसकी ट्रेनिंग वो अंताक्षरी में हुई है। तो ये है मेरा बारंबार प्रणाम उन अध्यापकों को जिन्होंने अपने हिस्से की क्लास छोड़कर वरुण द गीतकार को तैयार किया। बीएचयू पहुंच गए केंद्रीय विद्यालय से, अद्भुत जगह है बनारस भी और बीएचयू भी, गजब गजब दोनों ही। मतलब वो बनारस और बीएचयू, मुझे लगता है कि जो कहा जाता है बनारस सबसे पुराना शहर है दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे पहला शहर बनारस है, ये कहा जाता है। मुझे लगता है सबसे पहला और सबसे आखिरी भी वही, सारा ब्रह्मांड जब खत्म हो जाएगा बनारस वाले वहीं होंगे, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसे होंगे। वो उनको पता ही नहीं होगा कि बाहर की दुनिया खत्म हो गई है, वो भाई साहब वहीं पे भांग पीस रहे होंगे, कोई वहां पे ट्रैफिक में फंसा होगा, कोई वहां पे गंगा में डुबकी लगा रहा होगा, और सब कोई वो कचौड़ियां निकलने का इंतजार, हाँ वहां कचौरी छन रही होगी। सुबह 6 बजे कचौरी के लिए कौन पहुंचता है आप बताइए। तो 6:30 चाची दुकान खोलती थी, 6 बजे वहां लाइन लगी होती थी कि हमको भैया 6 बजे कचौरी खाना है। रविदास गेट पे, हाँ रविदास गेट के सामने जो है लंका पे। और नहीं तो बाकी दुनिया अभी भी अब पहुंच गई दुनिया के, भैया हमको सुबह है फ्रूट खाना है, फिर किनोवा खाना है, फिर स्मूदी पीना है। बनारस अभी भी कचौरी पे है। और ये नहीं है, कुछ शहरों में होता है कि सुबह तला खाएंगे तो शाम में थोड़ा हल्का, बनारस में हर समय तला खाएंगे। सुबह आपने कचौरी खाई है, शाम में आप लौंग लता खाइए, इमरती खाइए, बांटा हुआ है हमने, बहुत बढ़िया है। उसी बनारस में, उसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आईआईटी में पढ़ते हुए आप अपना पहला नाटक लिखते हैं जो सोने का तमगा जीत के आता है ईस्ट जोन में। क्या थी उस नाटक की थीम? तो उस समय से ही थोड़ा सा सटायर स्पेस में था मेरा जो भी इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो हमने जो नाटक उस समय लिखा था, मैं ठीक से पूरा नहीं याद है, लेकिन उसका नाम था अंतराग्नि। ये तो आईआईटी कानपुर का या वो मुंबई फेस्टिवल का नाम भी है, लेकिन वो कानपुर के फेस्टिवल का, लेकिन हमारा नाटक भी था अंतराग्नि। और उसमें असल में वो शुरू होता है एक तरह से कि कैसे आदि मानव ने एक बार आग का आविष्कार किया है, आग की खोज की, और फिर उसके बाद आग धीरे धीरे वो आग ने खाना बनाना सिखाया, खाना बनाने के बाद फिर एक तरह से जो औद्योगिक रेवोल्यूशन आया, और उसके बाद आग ने इंसान को बहुत डेवलप बना दिया। और आज वापस धर्म और धार्मिक जो लड़ाइयाँ हैं उसके बीच में आदमी वहाँ पहुँच गया जहाँ पे वो आग जो उसने बाहर खोजी थी वो अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि उसको वो बम बनाना पड़ा, जिसको वो बेल्ट में बांध के फटने लगा। तो ये एक पूरा सर्कल था आग का और आदमी के रिलेशन का, और उस पे एक था, और उसमें बीच में बहुत सारे सटायरिकल जो भी करंट अफेयर उस समय के जो सरकारें थी
जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। सरकारों से आपका पुराना प्यार है? हाँ, वो था, उस समय से ही था कि जो भी सरकार है और जो भी उस समय के हाकिम हैं उन पे थोड़ा सा मजाक हो जाए, और उस मजाक के बावजूद हमको गोल्ड मेडल मिला था। मुंबई पहुंच गए, बाबूजी क्या बोले? मेरे पिताजी जो इस समय देख रहे हैं एक्चुअली लाइव स्ट्रीम घर पे बैठ के, अच्छा। ये इस कार्यक्रम की, और तो वो उनको फिल्मों से बहुत ज़्यादा प्यार रहा है बचपन से जी। क्योंकि एक थोड़ी सी लंबी कहानी है, मैं सुना देता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो असल में क्या है कि मेरे दादाजी जो हैं वो दादा दादी जो हैं और नाना नानी भी, वो पार्टीशन के बाद वो हिंदुस्तान आए पाकिस्तान से, जो आज का पाकिस्तान है, और वहाँ से वो जब इधर आए तो यमुनानगर नाम की एक जगह है हरियाणा में, तो मेरे दादाजी वहाँ पे साइन बोर्ड पेंटिंग का काम करते थे। तो जो दुकानों के नाम बोर्ड पे लिखना, और तो उस तरह का जो उस समय, और नया शहर था वो यमुनानगर जो है जगाधरी के बगल में, जगाधरी डिस्ट्रिक्ट था, यमुनानगर अब डिस्ट्रिक्ट हो गया है। और साइन बोर्ड पेंटिंग के दौरान अचानक से एक समय आया, शायद 1950 के दशक में, कभी 58-59 में, जब यमुनानगर में एक थिएटर खुल गया, सिनेमा थिएटर, और उसके चलते वहाँ पे वो जो साइन बोर्ड पेंटिंग का वो काम करते थे, उसमें एक और काम जुड़ गया, फिल्मों के कुछ पोस्टर बनाने का, जो उन्होंने बनाने शुरू किया। और उनके 3 बेटे और 1 बेटी, तो मेरे पिताजी जो हैं सबसे छोटे बेटे हैं, तो दो बड़े बेटे थे, वो भी साथ में साइन बोर्ड का काम उन्होंने भी सीख लिया था। तो फिल्में देखने वो जाने लगे, क्योंकि उनको दिलीप कुमार की शक्ल बनानी है या राज कपूर की शक्ल बनानी है, तो वो पहले तो सिर्फ पोस्ट कार्ड दिए जाते थे कि इसको आप कॉपी कर दीजिए और बना दीजिए फिल्म का पोस्टर, लेकिन वो देखना चाहते थे कि राज कपूर सच में कैसा है और उसके सारे आयाम समझ आए, सिर्फ एक फ़ोटो से नहीं समझ आते हैं। तो वो फिल्में देखने लगे, और मेरे पिताजी भी उनके साथ फिल्में देखने जाने लगे, जो उस समय 10-12 साल के बच्चे थे। और तब से वो तीनों भाइयों को असल में फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौक हो गया, घनघोर। हाँ, वो हर फिल्म देखते थे, और वो भले ही वो शुरू हुआ था इस वजह से कि काम का हिस्सा है, लेकिन वो एक समय पर, और मेरे पिताजी ने वो काम सीखा भी नहीं, वो सबसे छोटे थे तो उनको आज़ादी दी गई कि आप पढ़ें, और वो फिर कॉलेज गए और फिर इंजीनियर बने, और फिर उसके बाद वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में रहे जीवन भर। हम लोग इसलिए घूमते रहे अलग अलग शहर, लेकिन वो शौक था बचपन से फिल्मों का, और फिल्मों का एक बार शौक लग जाए तो असल में आपको कहानियों का शौक लग गया, और कहानियों का लग गया तो फिर पढ़ने का भी लग गया। तो मेरे पिताजी जो हैं वो पढ़ने में भी बहुत उनको मन लगता है अभी भी, बल्कि रिटायर होने के बाद उन्होंने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया ताकि वो एक लाइब्रेरी में काम कर सकें। तो जब वो 60 की उम्र में रिटायर हुए, उसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया, और उसके बाद वो, इसीलिए आप लोगों को कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है? हाँ, तो वो फिर कुरुक्षेत्र में ही रहते हैं, और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में उन्होंने काम भी किया कुछ साल प्रो बोनो, क्योंकि वहाँ भर्ती, मतलब उस उम्र में तो उनको वहाँ पे ऑफिशियली काम नहीं मिल सकता था, लेकिन उन्होंने वहाँ फिर ऐसे ही वो जाते थे वॉलंटियर, और काफ़ी साल काम किया, और कैटलॉगिंग वगैरह सब सीखी हुई थी। तो कहानियों का शौक था, फिल्मों का शौक था, जो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा रहा, अभी भी है। तो उन्होंने बचपन से ही हमारे घर में, जो बाकी बच्चों के घर में होता है कि आती हैं, कोई मैगजीन आती है तो वो उस समय मतलब कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती थी, या है ना वो सामान्य ज्ञान वाली, हाँ, उस तरह की आती थी। लेकिन हमारे घर में फिल्म फेयर आती थी, हमारे घर में हर हफ्ते हम लोग कोई ना कोई फिल्म देखने जाते ही थे। अगर कोई भी अच्छी फिल्म आई है तो हम लोग थिएटर में ही देखने जाते थे। तो फिल्में देखना घर पे भी, केबल भी जैसे ही हिंदुस्तान में आया 1992 में आया, 94 में हमारे घर पे आ गया था, और तब से फिल्में देखना, और बचपन से तो वो बड़ा खुला माहौल रहा। तो जिस दिन मैंने बताया फ़ोन पे, जब मैं सॉफ्टवेयर में नौकरी कर रहा था पूना में, और 11 महीने नौकरी की, उसके बाद मैंने सोचा मैं बम्बई जाऊंगा, तो मैंने घर पे बताया, तो बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्यों कर रहे हो या ये किस तरह का डिसीज़न है लाइफ को लेकर। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो वो दोनों ही मेरे पिताजी और माँ दोनों की तरफ से ही बहुत ही प्रोत्साहन मिला। तो वो वाला प्रेशर कभी नहीं रहा कि घर वाले अब परेशान हैं और हम उनसे
झगड़ा करके विद्रोह कर रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ नहीं था। एकदम हमेशा ही काफ़ी शांति से चला। भाई साहब आप अपने मम्मी पापा को उधार दे दीजिए, बहुत सारे मम्मी पापाओं से मिलवाना है। हाँ, बहुत ताकि लोग वो पूछते रहते हैं मुझसे कि अच्छा अपने घर वालों को कैसे समझाऊं, तो मैंने कहा ये इस पापा जी सवाल को के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आप बहुत पीछे आपको जाना पड़ेगा और अपने पिताजी को बचपन से शौक लगाना पड़ेगा जो जो फिर वो आपको दे पाए, तो वो मुश्किल है। आप मुंबई पहुंचते हैं और बहुत सारे सटायर शो लिखते हैं, उस दौरान के क्या अनुभव रहे आपके? मतलब एक जो बार बार हम थ्योरी सुनते हैं, आउटसाइडर, काम मिलने में मुश्किल, रेफरेंस, हाउ वाज इट? तो मैं मानता हूँ बम्बई में 3 चीज़ें हैं। एक है टैलेंट, एक है धैर्य, पेशेंस, और एक है किस्मत। अब टैलेंट को आप क्राफ्ट भी बोल सकते हैं आपका, जो कि आप जिस पे वर्क कर सकते हैं। इन 3 में से कोई 2 चीज़ें होना ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप बम्बई में किसी भी तरह की सक्सेस के बहुत सारे डेफिनेशन हैं वैसे, लेकिन अगर आप काम चाहते हैं इंडस्ट्री में, रेगुलर काम चाहते हैं कि आपका जीवन उससे चल जाए, लिखने से या एक्टिंग या जो भी आप करने वहाँ आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, इन 3 में से कोई 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। अब इन 3 में से कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आपके ही हाथ में हैं? किस्मत को छोड़ के बाकी दोनों हैं, धैर्य और आपका टैलेंट। टैलेंट जो है उस पर काम करना पड़ता है, वो पहले ही दिन नहीं होता है। वो क्राफ्ट है, खास करके राइटिंग का, जो मैं मानता हूँ जिसमें 3 साल 4 साल 5 साल कम से कम लगते हैं। आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है खुद पे और लगातार करनी पड़ती है, तब जाके आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे आप ये हक से कह सकते हैं कि अब ये शहर मुझे निकाल नहीं सकता क्योंकि मुझे काम आता है। ठीक है, अब उसके बाद भी निकाल दे तो वो शहर की ज्यादती है और शहर के बहुत सारे और दांत हैं जो कि आपको नहीं दिख रहे हैं, वो लग जाएंगे एक दिन। लेकिन इन 3 में से 2 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। और मैं इत्मीनान के साथ गया था, मैं ये मान के नहीं गया था कि मुझे 2 ही साल में कुछ कर देना है, 2 ही साल में फिल्म लिख देनी है। मैं 2004 में पहुंचा था, 2012 में मैंने मसान लिखनी शुरू की, 2015 में वो आई। तो 11 साल लगे पहली फिल्म लिखने में। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे मैंने शुरू में काम किए जिनमें मुझे मज़ा आ रहा था, कभी भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके काम नहीं, 1-2 बार किए वैसे भी काम जो कि हाँ ठीक है, किसी के लिए घोस्ट राइटिंग कर दी और किसी ऐसे अवार्ड शो के लिए कुछ लिख दिया जिसका कि कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हो रहा है और वो अवार्ड शो कौन कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे फालतू काम भी किए। पर ज़्यादातर वो काम किया जो मन का था, और वो करने में मुझे लगता है कि दिन 2 चीज़ों ने मदद की। एक तो इत्मीनान और दूसरा कांस्टेंट खुद पे मेहनत करते रहना। मैं किसी को नहीं जानता था उस शहर में, बिल्कुल हमारे ख़ानदान में जो मैंने कहा अभी वो 2 ही जनरेशन पहले ही आए हैं लाहौर और पाकिस्तान साइड से, और साइन बोर्ड पेंटर थे मेरे दादाजी, और मेरे नाना नानी, और उधर परिवार जो है मामा, वो उनकी कपड़े की दुकान है यमुनानगर में। तो कोई कभी इधर आया नहीं है। एक मामा है जो बम्बई से, उनका इतना रिश्ता है कि वो बम्बई से कपड़े होलसेल में लेने आते थे, तो उनको बम्बई का उतना अंदाज़ा था। तो कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन ये था बम्बई में मुझे लगता है कि टैलेंट की कद्र है, क्योंकि अल्टीमेटली उसी पे पूरा बिजनेस चलता है। बिजनेस चलता है कि अगर आप काम समय पर दे पाएँ और जो सामने वाले को चाहिए वैसा दे पाएँ। वो अच्छा बुरा कैसा भी, कई बार सामने वाले को बुरा ही चाहिए होता है, तो आप बुरा भी दे पाएँ उसके मिजाज के हिसाब से, वो ज़रूरी है। तो वो समझना, उसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन करते करते हो गया। और शुरू में सटायर मैंने ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो से शुरू किया, जो कि उस समय एक सटायर शो था, मतलब उसमें स्केच कॉमेडी भी थी, उसमें स्टैंड अप भी था, और इन दोनों का वैरायटी शो जैसा था। और उसमें हम लोग सब तरह का काम, पॉलिटिकल जोक्स भी करते थे और नॉन पॉलिटिकल, लेकिन करंट अफेयर्स पे, मतलब बॉलीवुड पे, और इस तरह के जोक्स भी करते थे। तो उसमें बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि बचपन से जब मैंने मूवर्स एंड शेकर्स देखा था, तब से मेरे दिमाग में था कि ये बहुत गज़ब की चीज़ है, जहाँ पे आप सरकार या जो भी लोग सरकार में हैं, जो भी उस समय प्रधानमंत्री या सोनिया गांधी पे जो उस समय जो शेखर सुमन करते थे या लालू यादव पे करते थे, बहुत मुझे अभी भी याद हैं बहुत सारे ऐसे चुटकुले। तो वो बहुत एम्पावरिंग था। लखनऊ में रहते हुए, जहाँ पे आप रोज़ प्रशासन से भिड़ रहे हैं, जहाँ आप रोज़, जहाँ बिजली की इतनी समस्या है कि हर हफ्ते हम लोग फेज़ चेंज कराते थे कि भैया चौथे फेज़ में बिजली आ रही है, अच्छा अब तीसरे में आ रही है, उनसे बात करो, और फिर वो, और धरने हो रहे हैं, और हर रोज़ हमको दिखता था पॉलिटिक्स
हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही है। और गुस्सा बड़ा आता था कि भाई हम स्टेट कैपिटल में ये हालत है तो बाकी तो आप सोच लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत होगी, कि जहाँ पे 12 घंटे तो मान के चलिए कि गर्मियों में बिजली कटेगी ही कटेगी। 12 घंटे बिजली आती थी? 12, हाँ, मतलब मैं अच्छे दिन की बात कर रहा हूँ। 12 आती ये थी, जो हम अच्छे उड़ई दिन, से हैं। हमारे यहाँ तो 4 से 6 हाँ, घंटे। नहीं, लेकिन वो एक होता था, हम छत पे खड़े होते थे और दूर हमको दिखता था एक ट्रांसफार्मर वहां फटा, तो हम समझ जाते थे अच्छा अब आधे एक घंटे में यहाँ भी चली जाएगी बिजली, क्योंकि वो एक ट्रांसफार्मर फटा है, अचानक से हमारे ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ जाएगा, अब ये फटेगा, तो चलो भैया अपना है, खाना खा लो, फिर उसके बाद छत पे आके लेटना है। तो ये इतना गुस्सा जो अंदर था ना, वो गुस्सा मुझे जब दिखा कि मूवर देन शेखर देख के मेरा गुस्सा रिलीज हो रहा है, देख के लगता था अच्छा कोई तो है जो बोल रहा है इन लोगों को कि तुम लोग मक्कार हो। तो वो बहुत एम्पावरिंग था। तो मैं हमेशा से वो करना चाहता था कि ये एक दिन मैं करूं कि वो जो पावर मुझे मिली है वो मैं आगे बढ़ा पाऊं, उसको इस्तेमाल कर पाऊं। तो वो मुझे मौका मिल गया बम्बई सब पहुंचने का। मक्कारों को मोहब्बत से आईना दिखा पाओ। हाँ, कोशिश करने की। एक इंसान, आपका और हमारा मित्र, अतरंगी किस्म का, 12 दिन में एक फिल्म बनाने का इरादा करता है जिसका बजट 1 करोड़ भी नहीं है, कुछ लाख है। आप उस इंसान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं गाना लिखना है, और वो कहता है गाने की तो गुंजाइश ही नहीं है इस फिल्म में। पर फिर वो गाना घट जाता है, हो जाता है। गाना जिसका शीर्षक है लड़खड़ाया। क्या है वरुण ग्रोवर और अनुराग कश्यप के साथ आने की कहानी? बहुत ऐसे इंसान बहुत कम हैं बम्बई में असल में, अनुराग कश्यप जैसे, जो भरोसा करते हैं आर्टिस्ट पे। और आर्टिस्ट पे क्या, इंसान पे भरोसा, क्योंकि उस समय तक मैं आर्टिस्ट भी नहीं था। जिस काम के लिए मैं गया था, मैं लिरिक्स लिखने के लिए गया था, और मैंने तब तक कोई गाना नहीं लिखा था किसी भी फिल्म में, और सिर्फ उन्होंने मेरी कुछ कविताएं पढ़ी थी और मैंने कहा कि मैं गाना लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में कोई गाना नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हो कहीं भी एक स्कोप हो। मैंने बोला अच्छा एंड क्रेडिट में तो डाल दी, फिल्म में नहीं है, एंड क्रेडिट में होगा, कोई नहीं सुनेगा, हम खुश हो जाएंगे भाई क्रेडिट में गाना बज रहा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम पहले आके फिल्म तो देखो, तो फिर बात करेंगे। हमने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा 2 दिन में एडिट हो जाएगा, एक लॉक, आप आके फिल्म देख लीजिए। मैं गया फिल्म देखने, एडिट रूम में मुझे बिठाया गया कि अभी फिल्म चलेगी, और फिल्म शुरू हुई। और फिल्म शुरू होते ही 2 मिनट में वो ओपनिंग क्रेडिट्स आने लगे फिल्म के। एक सीन आया और उसके बाद ओपनिंग क्रेडिट्स आए। ओपनिंग क्रेडिट्स में उन्होंने डमी बहुत सारे डाले हुए थे जहाँ नाम अभी नहीं थे, या लेकिन एक लेंथ जानने के लिए वो डालना चाहते थे क्रेडिट्स। तो उसी में अचानक से लिरिक्स का क्रेडिट आया, लिरिक्स वरुण ग्रोवर। मैं डर गया और दहल गया, क्योंकि मैंने अभी तक एक तो कोई गाना लिखा नहीं था जिंदगी में भी, किसी भी फिल्म में। अनुराग से अभी मेरी 2 दिन पहले ही बात हुई थी कि भाई मेरे को लिखना है। उन्होंने कहा था ठीक है देखो फिल्म फिर बात करेंगे, और उनको इतना भरोसा हो गया कि मैं लिख लूँगा। उन्होंने ये सोच लिया कि ये एक गाना होगा इस फिल्म में, अब क्योंकि बोल दिया है, कहीं फिल्म देख रहा है तो गाना होगा। इतना भरोसा अभी भी, इतने सालों बाद भी, जब एक कहीं से तुक्के से एक नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है मुझे लिरिक्स का, और बहुत सारी फिल्मों के मैं गाने लिख चुका हूँ, उसके बावजूद अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भरोसा मुझे दिलाना पड़ता है कि मैं लिरिक्स राइटर हूँ। आप मेरी बात मानिए, मेरे शब्द, आप ये मत बताइए कि इसमें से ये 4 शब्द निकाल दो और ये 4 ये डाल दो तो बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो वो भरोसा अनुराग ने उस समय किया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं खाली जेब खाली हाथ था, कोई गाना नहीं था। और वो गाना उन्होंने फिर फिल्म में लिखवाया और मैंने फिर लिखा, और वो गाना जो है लड़खड़ाया, पैरों में उलझा थोड़ा रास्ता था, फट गया कंधे पे मेरे भारी बस्ता था। जो कि मुझे अब लगता है, उस समय भी लगता था, असल में मैंने कहा भी अनुराग को कि बहुत गुलजार साहब जैसा है और उनकी ही कॉपी लग रहा है एकदम। तो उन्होंने कहा ही था मुझे कि नहीं गुलजार ऐसा लिखो कि लगे कि गुलजार ने लिखा है। मैंने कहा अभी पहला ही गाना लिख रहे हैं, वो भी लगे कि गुलजार साहब ने लिखा है तो बड़ा मुश्किल है, पर मैं कॉपी कर लेता हूँ उनको और क्या। लेकिन मैंने किया और वो ऑलमोस्ट वो गुलजार साहब की के ही मेटाफर हैं एक तरह से, जो मैंने दोबारा इस्तेमाल कर लिए। पर एक गाना है जो सिर्फ वरुण ग्रोवर ही लिख सकता है। अक्सर कोई मेरे सामने दिलचस्प दावे करता है तो जी करता है कि अट्टहास करूं, लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूं साहित्य आज तक में कि इतनी ज़बरदस्त राजनीतिक चेतना वाला गाना
वही लिख सकता है जिसने सियासत की सब सिमतें समझी हों। भूसे के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। कमाल है, मतलब गुलाबी चच्चा की क्यारी से लेके जेपी, बिहार, देश, तो वो और दूसरा नाम दो, लिया है। दो हाँ, ये गाने, मैं हाँ, दूसरे वो का भी तार रेफरेंस ले आया, बिजली, लेकिन हाँ। चूंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर के ज्यादातर गानों में वो राजनीतिक चेतना है, पर उस सब सिलसिले की शुरुआत होती है भूसे के ढेर में राई का दाना से। जी व्हाट जी। वाज द ब्रीफ? तो अनुराग की एक और खास बात है कि वो इतना भरोसा करते हैं कि वो ब्रीफ नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि आप, उन्होंने स्क्रिप्ट दे दी थी, स्नेहा खानवलकर जिन्होंने म्यूजिक दिया है और मैं, हम दोनों ऑफिस में गए गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए, और अभी स्क्रिप्ट उनकी कंप्लीट हुई थी। 250 पन्ने की स्क्रिप्ट थी और उस समय था कि एक ही फिल्म बनाएंगे, ये नहीं था दो दो हिस्सों में बनाएंगे। तो 250 पन्ने की स्क्रिप्ट थी, उन्होंने पहले थमाई और मुझे इतना तो अंदाजा था कि 250 पन्ने मतलब 250 मिनट की फिल्म। और मैंने कहा कि आप ये पूरी बनाएंगे? उन्होंने कहा हाँ, आधी तो छोड़ने का मतलब नहीं है, ये इसमें सोडा है, पानी नहीं है। मुझे तो सोडा दिया गया, पता नहीं आपको क्या दिया है। ये इंग्लिश पिक्चर है, ये बुलबुले वाला पानी है। अच्छा, ये स्पार्कलिंग वाटर है। जी जी जी, इंग्लिश। अच्छा, मौसम भी दिल्ली का पेरिस जैसा हो रहा है, इसलिए इन्होंने सोचा ये क्या है। एक तो आपका शहर क्या है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये क्यों है ऐसा? भाई साहब, ये हमारा शहर नहीं है। ये ये अभी जब ये आपके सबसे अच्छे दोस्त और जूसर, उनका शहर है। अच्छा, दोनों जूसरों का शहर है ये, दो दो जूसर हैं। तो ये आजकल संतरे में से ये निकल रहा है सोडे वाला पानी। हाँ जी जी जी, पी सकते हैं, सुरक्षित है। हाँ, नहीं, कुछ ज़्यादा ही सुरक्षित है, हमको ऐसा नहीं चाहिए। पर हाँ, तो ब्रीफ जो है, अनुराग ने मुझे और स्नेहा को स्क्रिप्ट दी और कहा कि पढ़ लो। 250 पन्ने की स्क्रिप्ट थी और हमने पढ़ ली। हमने पूछा अब बताइए कहाँ गाना आपका क्या है, क्या करना है, कहाँ गाने? उन्होंने कहा वो तुम सोचो, बताओ हमको, जहाँ गाने बोलोगे वहाँ हम डाल देंगे, बना दो गाने। पहले सोचो कहाँ आना है, फिर उसके बाद गाना बनाओ और उसके बाद हमको दिखाओ, अगर हमको अच्छा लगेगा तो हम रख लेंगे। और हम लोगों को शुरू में लगा कि मजाक ही कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से तो हमारा हर गाना रिजेक्ट हो जाएगा, हम मेहनत करके बनाएंगे, ये बोलेंगे हाँ तुमको गाना चाहिए ही नहीं। लेकिन ठीक उल्टा हुआ। हम करीब करीब जितने गाने हमने पेश किए और हमने कहा कि यहाँ पे गाना आ सकता है, यहाँ शादी हो रही है तो यहाँ पे हम तार बिजली से पतले डालेंगे, यहाँ पे वो ट्रेन से वापस आ रहा है, फैजल खान जो है ट्रेन वापस आ रहा है और बंदूक लेके आ रहा है, तो यहाँ पे हम हैं शिकारी और वो गाना डालेंगे। या यहाँ पे अब एक गैंगस्टर पार्ट 1 में जहाँ अपने मनोज वाजपेयी के किरदार जो मर रहा है अंत में, तो वहाँ पे एक सेलिब्रेटरी गाना होना चाहिए। इस तरह की बातें जो हैं, वहाँ पे जिया हो बिहार के लाला आ गया। तो इस तरह के सारे सजेशन जो थे वो बात बात में निकले हैं। वो कुछ स्नेहा ने सजेस्ट किया, कुछ हमने किया, कुछ अनुराग ने बोला अच्छा है यहाँ पे ये आ सकता है। गाना हमने बना लिया था, जैसे वुमनिया हमने बनाया। वुमनिया हमारे दिमाग में था कि शादी गीत होगा और हमने शादी गीत सोच के बनाया था, लेकिन वो अब अनुराग ने बोला भी कि वुमनिया की शूट सबसे पहले होगी, आ जाओ। शुरू में पहले दिन की शूट उन्होंने कहा वुमनिया से करेंगे, बनारस आ जाओ। और हम पहुंच नहीं पाए। कुछ और हम यहाँ शायद रिकॉर्डिंग हो रही थी बम्बई में, और फिर हमको पता चला कि वुमनिया की शूट तो हुई है लेकिन वो शादी गीत पे नहीं हुई है। वो जा रहे हैं, वो हैंडपंप के किनारे कहीं पे शूट कर ली, किसी ने हमको फ़ोन बताया। हम बोले कहाँ शूट कर? बोले वो जा रहा है, इधर से सरदार खान आ रहा है, उधर से वो बंगालन जा रही है और वो वहाँ पे हमने डाल दिया है। बोला अच्छा, तो गजब है। तो वो बहुत खेलते हैं। उनको क्या है, उनका मानना है कि म्यूज़िक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, अगर आप बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, उसमें आपको ये वाला एक मसाला साइड में आपको सामने होना चाहिए। अब हम इसको किस समय डालेंगे, कहाँ डालेंगे, वो हमारा है, लेकिन होना चाहिए सामने। तो वो उनका दिमाग भी फिर उसमें ज़्यादा खेल करता है। अगर गाने रहेंगे सामने तो वो शूट करते हुए ही वो सोच लेते हैं अच्छा ये गाना यहाँ डाल देते हैं और उस हिसाब से फिर शूट कर लेते हैं, तो वो बहुत मज़ेदार हो जाता है। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अन कहा सब सुना। एहसास था ये नेशनल अवार्ड या इतना पॉपुलर
थोड़ा नहीं, इल्हाम रहता है लिखते वक्त कि ये गाना नहीं, नहीं, कहाँ नहीं। कितना सफर तय कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं हमेशा दो एक्सट्रीम में ही रहता हूँ कोई भी चीज़ लिखते हुए, गाना या फिल्म या स्क्रिप्ट कोई भी। एक तो ये कि बहुत अच्छी है, एक ये कि बहुत ही खराब है, इसको कोई नहीं सुनेगा। ज़्यादातर वही हावी होता है, वो वाला जो मूड है कि ये तो कभी बाहर आएगा ही नहीं, ये कभी दुनिया तक पहुंचेगा ही नहीं। बल्कि मसान बनाते हुए मैं नीरज को कह रहा था, इतनी मेहनत मत करो भैया, कोई देख पहुंच ही नहीं रही है फिल्म बाहर, कोई रिलीज ही नहीं होने वाली है, तुम मतलब इतना टेंशन मत लो चीज़ों को लेकर। लेकिन वो खैर वो आ गई, ये भी आ गया बाहर। तो जब लिख रहे थे तो उस समय सिर्फ ये था कि एक मुझे लगता है कि मेरी समझ जो बचपन से, जो अंताक्षरी की वजह से और गानों की वजह से बनी है, जो मेरे पिताजी को एक और शौक जो है वो म्यूज़िक का है और पुराने गानों का बहुत है। और बचपन से मैं 8-9 साल का था तब से घर में वो, जब मिर्ज़ा गालिब आया दूरदर्शन पे तो उसकी वो कैसेट ले आए थे। तो हमको कुछ भी 9 साल के बच्चे को क्या पता कि काबा क्या है और है ना बेआबरू क्या है और कूचा क्या है और ये सब नहीं पता था, लेकिन हम सुनते थे और हर रोज़ सुनते थे शाम को। और सचमुच का पानी, थैंक यू। तो वहाँ से अपना सॉरी मैं थोड़ा सा भटक गया पानी के चक्कर में। आप हाँ, तो पिताजी और गालिब हाँ, का किस्सा सुना रहे थे। तो बचपन से मुझे गाने सुन सुन के, खास करके हिंदी फिल्मी गीत सुन सुन के ये समझ आ गया कि क्लीशे क्या है, अच्छा गीत क्या है वो अभी भी बड़ा मुश्किल है डिफाइन करना, क्लीशे क्या है ये समझ में आ गया। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि गाने में क्लीशे ना हो, किसी भी गाने किसी भी लाइन में क्लीशे को मैं अच्छे से समझता हूँ। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लिरिक्स राइटर के तौर पे यही है। बाकी अच्छे शब्द आते हैं वो सब बात की बात है, अच्छा थॉट मुझे नहीं पता मेरे पास है कि नहीं है, अच्छे शब्द, अच्छी शब्दावली, अच्छा राइम, अच्छी मीटर की समझ पता नहीं। मुझे ये पता है क्लीशे क्या है और मैं उसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। और वो मुझे पता था जब ये गीत लिख रहे थे कि एक प्रेम गीत में पिछले कुछ सालों में जो भी शब्द इस्तेमाल हुए हैं उसमें से कोई शब्द नहीं है पूरे गाने में, जबकि ये प्रेम गीत है, दिल शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो मेरे लिए एक छोटी सी उपलब्धि थी कि प्रेम गीत है और दिल नहीं है इसमें। इसमें बाकी बहुत सारे इमोशन हैं, दिल जिगर वगैरह। जिगर तो खैर हम लोग बहुत पहले छोड़ चुके हैं, वो तो एक मतलब वो स्टीरियोटाइप हो गया है। हाँ वो तो ठीक है। अब जिगर तो मेरे ख्याल से अब कोई अचानक सबको पता चला जिगर कौन सा ऑर्गन होता है, अब बोला नहीं वहाँ प्यार नहीं होता है, वो तो कुछ और है। तो खैर, तो ये जो है अपना इस तरह से बस मोह ये मोह मालूम के था। धागे हो गया। हाँ, मोह मोह के धागे हो गया। और इसका मसान का जो गाना है अद्भुत है, काट के ताले हैं आंख पे डाले हैं, इनमें इशारों की चाबियां लगा। ये तो दुष्यंत कुमार साहब का की ज़मीन है और हमने तो सिर्फ उसको लेके उस पर थोड़ा सा अपना क्या कहें, मतलब सब कुछ दुष्यंत साहब का ही है। हम कोशिश करते रहे कि वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ तक उनकी बाकी गज़ल है, वहाँ तक तो नहीं, खैर नहीं पहुँच सकते थे, लेकिन कोशिश थी। और वो कोशिश करना ही कई बार में अपने आप में काफ़ी होता है, या कम से कम एक आपको छलांग मारें उसके बाद गिरे। चलिए अब आपकी कोशिशों का एक दूसरा रंग देखते हैं। वरुण ग्रोवर, मेरा और आपका फेवरेट गेम खेलते हैं साहित्य आज तक की इस घनघोर लोकतांत्रिक जनता के सामने। मैं एक शब्द बोलूंगा और आपको जो भी ख्याल आए आपको वो ख्याल बयान करना है। अच्छा, मरवाएंगे आप। और समय नहीं ले सकते आप सोचने हाँ, का। नहीं, नहीं। आपके दोस्त करण जौहर के शब्दों में से रैपिड फायर राउंड कहते हैं। दिल्ली। दिल्ली अच्छा, दिल्ली का एक तो मौसम जो है, दिल्ली का मौसम मेरे ख्याल से इस समय सोचना मुश्किल है कि दिल्ली का पॉलिटिकल माहौल ज्यादा टॉक्सिक है कि एनवायरमेंटल माहौल। दोनों मैच कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। नरेंद्र मोदी। जॉन एलिया की एक दो लाइनें हैं जी। तुम मेरा कमरा सजाना चाहती हो। हिमांशु सामने बैठे हैं, शायद सही है। तुम मेरा, हाँ, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। ये
जॉन साहब की लाइन है, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मेरे फोन को हैक करने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे फोन में मीम्स के सिवा कुछ भी नहीं। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा पेड़, लेकिन रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी लचीली। बस इतना कहूंगा। राहुल गांधी। राहुल गांधी वो सन्यासी का वेश धर रहे थे थोड़े दिन पहले। मुझे लगता है देश के लिए, कांग्रेस के लिए और हमारी पूरी जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो सन्यास ले लें। करण जौहर। करण जौहर, कोई भी ऐसा विचार नहीं आता है, मैं यही कहूँगा। कैसा नहीं आता? नहीं, कोई भी ऐसा उठ के कोई विचार नहीं आ रहा। फैशन आइकन हैं, लेकिन मुझे लगता है इस समय देश को फैशन से ज्यादा फिल्मों की जरूरत है, तो मुझे उम्मीद है वो कुछ अच्छा बनाए। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक तो छोटे जूसर और दूसरा बहुत खास जगहों पर बहुत स्ट्रैटेजिक चुप्पी जो वो मार लेते हैं, जो बहुत अनकैरेक्टरिस्टिक है उनकी। पिछले 6 महीने में वो काफ़ी चुप रहे हैं, तो हो सकता है कि ये वाला व्रत उनका काम कर जाए, हो सकता है, देखते हैं। आप अक्सर लखनऊ का जिक्र ले आते हैं, योगी आदित्यनाथ। वो अक्सर उनकी वो चलती रहती हैं, गाय से बहुत प्यार करते हैं, बंदर से बड़ा प्रेम है, एक फोटो है उनकी, वो बंदर के साथ बैठ के कुछ कुछ लिख रहे हैं। बहुत जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ इंसानों से करते हैं क्या, वो ज्यादा जरूरी है जानना। धारा 370। धारा 370 के बारे में बोलने का हक ना मुझे है, ना मुझे लगता है किसी को भी नहीं है यहाँ पे, जब तक कि कोई कश्मीरी यहाँ ना बैठा हो। जिनको हक है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। उनका ओपिनियन हमको अभी तक पता ही नहीं है, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या ओपिनियन है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे से पहले वो लोग बोलें, उनको बोलने का हक मिले कि धारा 370 को लेकर जो भी हुआ है उस पे उनका क्या विचार है। और उम्मीद है जल्दी ही उनका भी फ़ोन हैक होने के लिए फ़ोन में सिग्नल आए तो बहुत अच्छा। मीडिया। इस पे तो कितना समय है हमारे पास। आधे घंटे का मैं मतलब तैयारी करके आया हूँ। मीडिया पे बहुत कुछ बोलना है असल में, क्योंकि लिख के लाए हैं? नहीं, लिख के नहीं लाया हूँ, कुछ डेटा है जो मैं दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। जिस तरह के मतलब, क्योंकि मीडिया इस समय हिंदुस्तान में सिर्फ चिंगारी, सिर्फ माचिस नहीं लगा रहा है, बारूद भी लाया है, माचिस भी लगा रहा है। उसके बाद उस माचिस और बारूद से जो धमाका हो रहा है उसको शूट भी कर रहा है, और उससे फिर टीआरपी भी बटोर रहा है, और फिर कह रहा है देखो ये क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत सारे गिले हैं मीडिया से, और सारे मीडिया से। सिर्फ यहाँ आज तक के हम इस कार्यक्रम में बैठे हैं, और आज तक जो है सर्वश्रेष्ठ चैनल है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में जो फर्क होता है ना, वो अभी भी है। आप श्रेष्ठ जो है वो टीआरपी से हो जाते हैं लोग, लेकिन उत्तम होने के लिए जो क्वालिटीज़ हैं वो मुझे लगता है इस समय किसी भी चैनल में, और जो टॉप के 4 चैनल हैं जो कि हो सकता है अब तो लाइव चला गया, लेकिन आप बाद में एडिट कर दीजिएगा बाकियों के नाम, क्योंकि तारीफ हो या बुराई किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। मैं आज तक जी वो
बहुत ही, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सब सामने बैठे हैं और लगातार ये कोशिश होती रहती है कि जो सर्वश्रेष्ठ है और जो सर्वोत्तम है, हाँ हाँ उसके बीच का जो फासला है उसको लगातार कम किया जाए। जिस जी बिल्कुल होना यूटोपियन चाहिए, आइडियल की क्योंकि हम आज बात तक करते पे हैं। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। और हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं ये चैनल, और अभी भी हम देखे ना देखे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है ये चैनल। तो जो जिम्मेदारी जो है, जो कि बहुत ही क्लीशे सी लाइन है हॉलीवुड की, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा डेटा है, मैं 1 मिनट और लूंगा। वो डेटा है पिछले 202 डिबेट जो हुए हैं, ये ऑफिशियल पीइंग ह्यूमन है चैनल, रमित वर्मा जो चलाते हैं, उन्होंने ये डिबेट का सिर्फ वो दिया था डेटा है। और ये 4 टॉप के जो चैनल हैं, आज तक है, इसमें न्यूज़ 18 है, जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है, कोई और हो जो सुदर्शन वगैरह जो खुद को टॉप 4 मानते हो और उनका नाम इसमें नहीं ला पाया तो माफ़ी। लेकिन जो है पिछले 200 डिबेट में से, ये सिर्फ पिछले 200 डिबेट हैं, पिछले करीब करीब 3 महीने के अंदर हुए होंगे, 4 महीने के अंदर हुए होंगे, उसमें पाकिस्तान पे 80 डिबेट हुए हैं, राम मंदिर पे 14 हुए हैं, बिहार में जो इतनी बड़ी बाढ़ आई उस पे सिर्फ 3 डिबेट हुए हैं, पीएमसी का जो इतना बड़ा स्कैम हुआ जिसमें हजारों लोगों का पैसा फंसा है, उस पे सिर्फ 1 डिबेट हुआ, 1। बेरोजगारी जिसको लेकर बहुत सारे राज्यों में दिक्कत चल रही है, अक्सर आप देखते हैं सड़क पे युवा धरना दे रहे होते हैं, पुलिस उनको पीटती है, आंसू गैस छोड़ती है, जो भी अभी बचे हुए हैं इनके पास, और उस पे बेरोजगारी पे 0 डिबेट हुआ है पिछले 3-4 महीने में। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, महिलाओं की सेफ्टी पे 0 डिबेट हुआ है। एनवायरमेंट, आप जहर में जी रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली नहीं, आप बहुत खुश ना हो कि आप राजधानी में, बहुत सारे छोटे शहर, कानपुर है, बहुत बुरी हालत है, कोई कानपुर को पूछता नहीं है, वो कानपुर की बदकिस्मती है, लेकिन एनवायरनमेंट को लेकर कोई डिबेट नहीं हुआ है। और 80 डिबेट हुए हैं पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान का जीडीपी आप जान रहे हैं कितना है और हिंदुस्तान का कितना, मैं आपको बता ही देता हूं, 1 मिनट। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जीडीपी है $273 बिलियन और हिंदुस्तान का है $2090 बिलियन। 2090 और 273 में आप फर्क देखिए। उस देश की कोई हैसियत नहीं है, उस देश की कोई जरूरत नहीं है हमारे टीवी पे, लेकिन क्यों हर रोज 200 में से 80 बार पाकिस्तान की बात हुई है और अपने देश के मुद्दों पे कोई बात नहीं हुई है? क्यों है? इसका कोई कारण होगा, और वो कारण मैं जानता हूं। वो कारण ये नहीं, हम सबको पता है पाकिस्तान इररेलेवेंट है, सबको पता है, पाकिस्तान को खुद भी पता है। वो उनका ईगो बढ़ता रहता है कि इतना बड़ा देश जो हर मामले में हमसे कई 40 साल आगे है, हर चीज में, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर चीज में 40-50 साल हम उनसे आगे हैं। वो खुश होते होंगे देख के कि यहाँ का सबसे बड़ा चैनल जो है हम पे हर रोज बात कर रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया है? और हमको भी पता है। दिक्कत यही है। मुझे आज तक या किसी भी चैनल की नीयत पे शक नहीं। मुझे पता है सब अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान में, सब के सब अल्टीमेटली देशभक्ति को अपने अंदर कहीं ना कहीं रखते हैं, ठीक है, और देश के अच्छे के लिए कर रहे हैं ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझकर कुछ कर रहे हैं, आप जानते हैं पाकिस्तान इररिलेवेंट है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं क्योंकि आपका मुद्दा कुछ और है। आपको पाकिस्तान के जरिए समाज के किसी और तबके के गले में एक घंटी बांधनी है। आपको टीआरपी चाहिए, आपको लग रहा है उससे टीआरपी मिल रही है, और शायद मिल भी रही हो। और मैं मानता हूं कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में वही फर्क है कि आप टीआरपी छोड़कर भी सच दिखा पाएं। लोकतंत्र वाकई बचा हुआ है। आज तक के मंच पर आज तक के लिए इतनी बिल्कुल, और मैं ये मानता हूं, और मैंने पहले भी कहा, इसमें न डरने की बात मुझे लगती है, और मुझे भरोसा है न सिर्फ आज तक पर बल्कि यहाँ बैठे हर इंसान पर कि ये बात सिर्फ अपने देश के लिए हो रही है। सब समझते हैं। बिल्कुल। देश का जिक्र हुआ, समय टिक टिक हो रहा है, पर कुछ शब्द बाकी हैं। जी,
गांधी। एक गांधी बहुत सालों से एक ब्रांड ही थे इस देश में, और उनके असली मायने जो थे वो खो चुके थे। वो हर राजनीतिक दल ने उनको एक तरह से फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया है, और अभी भी वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल ही हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गांधी की खासियत ये है कि वो जब एज अ ब्रांड, एज अ नाम गुम भी हो जाएंगे, वो हमारे अंदर, हमारी स्मृतियों में और हमारे देश के डीएनए में हैं, वो नहीं जाएंगे। और वो आप कितना भी मिटा लें, वो नहीं जाएंगे। अयोध्या। अयोध्या के बारे में मैं, मुश्किल मुद्दा है, और मैं अब आने ही वाला है शायद जजमेंट, जी। तो मैं बस यही चाहूँगा कि जब भी जजमेंट आए, पूरा देश याद रखे न सिर्फ कि हम कहाँ से आ रहे हैं, ये भी याद रखे कि हमको कहाँ जाना है। सब बीत गया, सब बात हो गई, जितनी समय इजाजत देता है। सीक्रेट गेम्स सीजन 2, बहुत सारे पॉलिटिकल रेफरेंस हमारे वक्त के, और इसीलिए अयोध्या के बाद सीधे मैं वहां पे आ गया। सीक्रेट गेम्स लिखते वक्त आपके अपने समय का क्या दबाव था, क्या चुनौतियां थी, जिनको ख्याल में रख के आप जब गायतुंडे की कहानी सुना रहे थे, सरताज की कहानी सुना रहे थे, कि इन चीजों को लेकर आना है? तो बहुत सारी चीज़ें तो असल में नॉवेल में ही थी। हम नॉवेल को अडेप्ट कर रहे थे, और सीज़न 2 में हमने नॉवेल ख़त्म कर दिया है। जितना नॉवेल में कहानी थी, सिवाय उसके कि अंत हमने थोड़ा ओपन एंडिंग रखी है, नॉवेल में वो क्लीन एंडिंग थी, और नॉवेल में बम्बई बच जाता है। तो हम चाहते थे कि हम हमारे समय के की जो एंग्जाइटीज़ हैं, हमारे समय के जो डर हैं, उनको लाएं, और उन डरों के साथ जो हमारी पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, हमारा एक दर्शन जुड़ा हुआ है, और उस दर्शन का जो करप्शन है वो भी जुड़ा हुआ है आज के समय में। हर जो तरह तरह के, जो हर शहर में ही 2-4 जो लोकल स्पिरिचुअल बाबा हैं, और वो किस तरह से हर चीज़ को अपने एक लोगों के डर को किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, और बहुत सारे डर जेन्युइन भी हैं। तो इन सब चीज़ों का एक आईना हम दें, बिना किसी जजमेंट के। लोग उसको ओपन अपने हिसाब से देखें, और वो शायद उस वजह से थोड़ा सा इस सीज़न को क्रिटिसिज्म भी मिला है कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी गूढ़ हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें हमने क्लियर रेजोल्यूशन नहीं दिया है। लेकिन हम चाहते थे कि ये शो जो सीज़न 2 में उतना ही, उस तरह से ही लोगों से इंटरैक्ट करे, जहाँ पे उनको सवाल ज़्यादा मिलें, जवाब कम मिलें, और जो सबको पसंद नहीं आता है। पर हमारी कोशिश थी कि आज के समय में सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो शो के ज़रिए भी जितने मिल सकें उतने मिलें। शुरुआत कविता से तो अंत भी कविता से करेंगे। वरुण की सबसे फेवरेट पंक्ति? अब वो मत कहिएगा कि माँ के लिए बच्चे चुनना। फिल्म नहीं, फिल्म तो की लिखी नहीं, आपकी नहीं, और क्लीशे से किसी मुझे वैसे दूसरे, ही जी क्लीशे से आपको दिक्कत है। हाँ। और दूसरे गीतकारों की कोई पंक्ति जो बहुत लुभाती हो? अपने गीतों में से मैं चुनूं तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद दो गीत हैं अपने। तो एक तो है काला रे, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर का। तो उसकी पंक्तियाँ, अच्छा, काला रे सैया काला रे, सुनने में बहुत ही वो लोरी जैसा ही लगेगा, और लगेगा कि ये क्यों यहाँ पे इतने सारे गीतों में से ये चुना गया है। पर मुझे वो उस गाने का जो प्रोग्रेशन है कि काली मिट्टी कौआ काला, काली, मुझे गा के याद आता है ये गाना। गाइए फिर। नहीं, काली मिट्टी कौआ काला, काली आंखों जैसा काला, काली अग्नि सूरज काला, काला हाथी काला। ऐसे कैसे खुद ही भूल डर गया। डर के हाँ, फुसफुसा के क्योंकि गा- मुझे हर संगीतकार जिसके साथ भी मैंने काम किया है उसने कहा है कोई तुम्हें पैसे भी दे तो गाना मत, क्योंकि हमारे गाने खराब हो जाते हैं, तुम मत गाया करो, तुम बजा दिया करो फोन में। तो अच्छा। मैं वो
अब उतना समय दूसरा नहीं है। दूसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मन कस्तूरी मसान का, जो भले ही उतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि भाई हमारे देश में जनरली प्रेम गीत, क्योंकि प्रेम की बड़ी कमी है हमारे देश में, तो लोग प्रेम गीत कोई भी आता है और ख़ास करके जिसमें थोड़ा सा वो हो कि हाय मुझे छोड़ के चली गई वाले जो प्रेम गीत हैं, वो उससे हर लड़का जो है हिंदुस्तान का, भले ही वो कभी छोड़ के गई बात ही ना की हो आपने, लेकिन उसके दिमाग में है कि वो छोड़ के चली गई है। तो वरुण को कभी ऐसा ब्रीफ नहीं आता कि यार एक ऐसा गाना लिख दो, मम्मी डैडी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में मिलके, इस तरह का नहीं आता कभी? नहीं नहीं, वो एक बार हुआ है, मैं आइटम सॉन्ग लिखने गया था, मतलब गया नहीं था, मैं गया था गाना लिखने, उन्होंने कहा कि आइटम सॉन्ग है और आप 2 घंटे में लिख दीजिए। हमने कहा कि भैया अभी 2 घंटे में कैसे लिख दें, अभी हम 1 हफ्ता लेते हैं, धुन सुनते हैं, फिर आप सिचुएशन तो बताए, कोई सिचुएशन नहीं है, क्लब में है, आप लिख दीजिए कुछ भी। हमने कहा नहीं, हम नहीं लिख पाएंगे 2 घंटे में। बोला अरे हमने वो तेरा प्यार प्यार हुक्का बार आधे घंटे में लिखा था। मैंने कहा वो मैं समझ, वो तो 15 में लिख दूं मैं, लेकिन मैं वो नहीं लिखना चाहता हूँ। तो वो खैर, तो उस तरह से तो मैं दूसरे जो गीतकार हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, कंटेम्प्रेरी में बात करूं तो बहुत करीब करीब सबका ही कोई ना कोई गीत है। स्वानंद हैं, इरशाद कामिल हैं, कौसर मुनीर हैं, अमिताभ हैं, अन्विता हैं, सबका ही कोई ना कोई गीत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे चुनना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी अगर सिर्फ एक ही चुनने को कहा जाए तो फिर मैं स्वानंद किरकिरे साहब का बावरा मन देखने चला एक सपना, उससे उस गीत ने जितना सुकून दिया है जीवन में और देता रहा है और देता रहेगा, वैसे गीत मुझे लगता है पिछले 15-20 साल में कम ही आए हों। तो एक गीत तो वही, बावरा मन सपना देखता रहे और जो सच्चाइयां हैं उनको इतनी ही बेबाकी के साथ बयान करता रहे। वरुण ग्रोवर, आप साहित्य आज तक के इस उत्सव का हिस्सा बने, अपनी बात पूरे हक से रखी, आज तक के बारे में, सिनेमा के बारे में, साहित्य के बारे में, समय के बारे में, और अपने प्रिय मोदी, केजरीवाल और राहुल गांधी के बारे में। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। शुक्रिया। एक काम अभी बाकी है, मैंने सोचा मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछ रहा हूँ, लल्लन टॉप भी पूछ लूँ कि लल्लन टॉप सुन के क्या ख्याल आता है। लल्लन टॉप हर वर्ष साहित्य के इस महाकुंभ में, जलसे में, कहानी कंपटीशन का आयोजन करता है और हमें लगा कि लोग भूल ना जाएं, शुरुआती इमला की आ से अनार लिखते हैं, फिर बाद तो सब कुछ टाइप के ही लिखते हैं, इसलिए ये कहानी का उत्सव होता है जिसमें मौके पर आकर ही कहानी लिखनी होती है, कहानी कंपटीशन होता है। पिछले वर्ष के कंपटीशन की किताब छप गई है। मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन श्री अरुण पुरी जी से, सर प्लीज स्टेज पर आएं। और मैं लल्लन टॉप के बारे में 2 लाइनें कह दूं? जी, लल्लन टॉप। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही ज़रूरी आइडिया है, और अगर वो आप नहीं करते तो कोई और कर लेता। उतना ज़रूरी हो गया था हमारे समय के लिए एक ऐसा पोर्टल होना जहाँ पे उतनी बेबाकी से बात हो, उतनी हिंदी को आप वो दर्जा और वो इज्जत और वो मज़ा, वो जो एक आम भाषा जो है, जो मिलेनियल भाषा जिसे कहेंगे, उस भाषा में हिंदी को हिंदुस्तान तक पहुँचाएं, वो बहुत ज़रूरी था और वो आपने किया। ज़्यादा तारीफ करोगे लोग कहेंगे दोस्त से सब कहलवा रहा है। नहीं नहीं, बुराई भी कर देंगे, बोलो, हमारे पास तो बहुत है। आइए अरुण पुरी जी, और आइए वरुण। ये पिछले वर्ष की कहानी की किताब है जो वाणी प्रकाशन ने छापी है, 16 लल्लन टॉप कहानियां 2019, जिसमें पहली कहानी लिखने वाले को 1 लाख का पुरस्कार मिला है। ये कहानी की प्रतियां हैं, सर को दीजिए एक। आप ये मुझे नहीं 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 आप। ये कहानी का उत्सव इस वर्ष भी है, तो आप में से जो भी कहानी लिखना चाहें उनको वरुण ग्रोवर लल्लन टॉप के अड्डे पर टिप्स भी दे देंगे, और आप सबका वहाँ पर स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर आपका। चूँकि बहुत बात हो रही है वरुण मीडिया की, तो आज तक का जिक्र आया। लल्लन टॉप इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आज तक, तो सब तरह के विचार
विचारों की गुंजाइश है श्री अरुण पुरी और कलीपुरी जी के नेतृत्व में। कई बार क्या होता है कि चीज़ें जैसी होती हैं सिर्फ उतनी ही दिखती हैं, पर उसके पीछे बहुत बुनियाद होती है। हमसे अक्सर पूछा जाता है कि लल्लन टॉप ऐसा कैसे कर पा रहा है। लल्लन टॉप ऐसा कर पा रहा है क्योंकि हम लोगों को ऐसा मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं एपी सर से हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जब मैंने ककेरा पढ़ना सीखा, जिस दौर में आप फिल्म फेयर पढ़ रहे थे क्योंकि आपके यहाँ वैसा माहौल था, मैं उस दौर से इंडिया टुडे पढ़ रहा हूँ। तो कई बार बड़ा गर्व भी लगता है कि आप एक ऐसे संस्थान का हिस्सा हैं जिसने लगातार सत्ता को दरेरा दिया है, और आपकी ये सीख बड़ी जरूरी इंडिया है। टुडे भी पढ़ रहे थे, हम अच्छा, इंडिया फिल्म टुडे फेयर और इंडिया फिल्म टुडे। फेयर पढ़ रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वरुण ग्रोवर।